हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपका स्टार्ट किया है और 2 वीडियो आपके आ चुके हैं। एक में हमने चर्चा की थी कि हम किस किस विषय पे चर्चा करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। और एक वीडियो जो हमारी आई थी, ये उदारवादी चरण की पहली वीडियो आ गई थी और आज ये उदारवादी चरण की दूसरी वीडियो है। आज हम उदारवादी चरण को ख़त्म कर देंगे और ऐसे ही आपकी उग्रवादी चरण की जो है, ठीक है, जो उग्रवादी चरण है उसकी भी 2 वीडियो हो जाएगी। तो यानी कि 2 वीडियो, ये 4 वीडियो हो गई। और गांधीवादी थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 3-4 वीडियो उसकी हो जाए, बस आपका ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1857 की क्रांति पढ़ेंगे और अगर बनेगा तो फिर आगे मॉडर्न हिस्ट्री आपकी पूरी कंप्लीट करा देंगे। यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है ये ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे आपका, बस इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन बाहर न जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए, हमने कल क्या देखा था। कल हमने उदारवादी चरण के बारे में थोड़ा बहुत देख लिया था, मतलब थोड़ा क्या, लगभग देख लिया था। और जितने भी कांग्रेस की स्थापना और विवाद से संबंधित और जितनी भी टिप्पणियां लोगों ने दी थी वो सारी चीज़ें देख ली थी। तो एक बार अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा। और फिर हमने बात की थी कांग्रेस के अधिवेशन, जितने भी हुए थे महत्वपूर्ण अधिवेशन को हमने एक साथ देख लिया था। अब हम आज क्या देखेंगे, आज उसी अधिवेशन में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। जितना पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, जितना पूछा जाता है बस हम उसको देखेंगे, ठीक है। और बाकी हमने कल देख ली थी, कल की क्लास ज़रूर देखिएगा। और आज हम उदारवादी चरण को कंप्लीट कर देंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने कल अधिवेशन देख लिया था, अब जो जो अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आपके बनने की पूरी संभावना रहती है, उनको हम देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं 1896 का अधिवेशन, जो कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। ये 12वां अधिवेशन था। ये संख्या आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए आपका लगभग ये 1925 तक लगातार हुआ था। उसके बाद इधर उधर हो गई थी चीज़ें, तो ये चीज़ें देखिएगा। तो ये आपको सीक्वेंस नहीं याद करने की ज़रूरत है, मैंने ऐसे लिख दिया है। तो 1800, देखिए यहाँ पर जो लिखे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रख लीजिएगा या मान के चलिए रट लीजिएगा। तो 1896 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो इसमें अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्लाह सयानी ने। और इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि पहली बार वंदे मातरम कौन से अधिवेशन में गाया गया था, तो आप कह सकते हैं कलकत्ता अधिवेशन में। कब गाया था? 1896 में गाया गया था। और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह सयानी थे। बस इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है, बस, ठीक है। फिर आगे हम आते हैं 1905, इंपॉर्टेंट अधिवेशन आपका बनारस अधिवेशन था, इसको हम कहते हैं। बनारस में हुआ था और अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, ठीक है। और यहीं पर 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था। इतनी चीज़ें हम याद रखेंगे। और गोपाल कृष्ण गोखले को हम क्या कहते हैं? गांधी जी के कौन थे? ये राजनीतिक गुरु थे, तो इसको भी हम याद रखेंगे। ये कौन थे? गांधी जी के गुरु थे। और इनके गुरु कौन थे? रानाडे थे, ठीक है। गांधी जी के गुरु थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे। और इनके जो गुरु थे, इनके गुरु का क्या नाम था? रानाडे, गोविंद रानाडे करके, ठीक है, रानाडे। इनको भी याद रखिए, एक हमने कल आपको बता दिया था, लेकिन याद रखना जरूरी है, ठीक है। चलिए, ये 2 अधिवेशन हो गए इंपॉर्टेंट। फिर आगे हम देखते हैं 1906 में भी कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने। और इसी जो है अधिवेशन में 1906 कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन से अधिवेशन में किया गया था और कब किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था, 1906 में किया गया था। बस इतना हम याद रखेंगे, ओके। और अध्यक्षता इसमें किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था। तो इतनी चीज़ें हम याद रखते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी हमने चीज़ें कल बताई थी, उसको भी ध्यान में रखिएगा। दादा भाई नौरोजी के बारे में चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। फिर आगे आते हैं 1907, इंपॉर्टेंट आपका, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, कहना बेकार ही होगा। यहाँ पर सूरत में हुआ था ये अधिवेशन। सूरत कहाँ पर है आपका? गुजरात में है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो लिख लीजिए एक बार। सूरत में हुआ था, गुजरात में, तो इसे हम कहते हैं सूरत अधिवेशन। और अध्यक्षता किसने की थी? रासबिहारी घोष ने। और यहाँ पर कांग्रेस का विभाजन हो गया था, किसमें? गरम दल और नरम दल में। गरम दल और नरम दल जो है विभाजित हो गए थे, गरम दल और नरम दल, क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों लोग का मेल नहीं खाया था और दोनों विभाजित हो गए थे। तो हम ये कहते हैं, देखिए याद कैसे करते हैं, हमने सात से याद किया सात और सूरत से याद किया सूरत। तो हमने क्या कहा कि सूरत क्या नहीं आई? रास नहीं आई, ठीक है। सूरत क्या हुई? रास नहीं आई, इसलिए गरम दल और नरम दल ने क्या किया? साथ छोड़ दिया। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, ओके। तो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, रासबिहारी घोष ने अध्यक्षता की। यहाँ पर कांग्रेस का विभाजन 2 भागों में हो गया, गरम दल और नरम दल में। फिर बात करेंगे 1911, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कलकत्ता अधिवेशन की बात करेंगे।
तो यहाँ पर अध्यक्षता की थी पंडित बिशन नारायण धर ने। और यहाँ पर जो है पहली बार आपका राष्ट्रगान गाया गया था, जनगण मन अधिनायक जय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए जो कलकत्ता अधिवेशन दोनों 1896 और 1911 दोनों कलकत्ता अधिवेशन थे, तो 1896 में आपका क्या गाया गया था, पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। रहीमतुल्लाह सयानी थे इसके अध्यक्ष। और जो 1911 में आपका कलकत्ता में भी, ये भी अधिवेशन कलकत्ता में ही हुआ और बिशन नारायण धर ने क्या की, आपकी अध्यक्षता की और यहाँ पर पहली बार जनगण मन गाया गया, नहीं राष्ट्रगान गाया गया। तो कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार राष्ट्रगान भी गाया गया है, वंदे मातरम भी गाया गया है। बस वंदे मातरम आपका 1896 में गाया गया है और राष्ट्रगान आपका 1911 में गाया गया है। अध्यक्ष उसमें थे आपके रहमतुल्लाह सयानी और इसमें कौन थे, बिशन नारायण धर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 1916 लखनऊ अधिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिवेशन आपका। अंबिका चरण मजूमदार इन्होंने अध्यक्षता की थी और यहाँ मुस्लिम लीग से क्या हो गया था, समझौता हो गया था। यहाँ पर क्या हो गया था, मुस्लिम लीग से समझौता हो गया था। बाकी डिटेल हम देखिए 1916 है तो बाकी ये सारी चीज़ें हम आगे भी पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें भी और डिटेल में पढ़नी है, सिर्फ आपको ओवरव्यू मतलब डिटेल दिया गया कि अधिवेशन कहाँ कहाँ हुई है, किस चीज़ पे हुई है, वो चीज़ें हैं। अभी हम इनको और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्षता की थी, मुस्लिम लीग से समझौता हो गया था 1916 अधिवेशन में, लखनऊ में हुआ था, लखनऊ अधिवेशन कहते हैं इसको। फिर बात करेंगे 1917 की। 1917 में जो है कलकत्ता में हुआ था अधिवेशन और यहाँ पर श्रीमती एनी बेसेंट जी ने जो है अध्यक्षता की थी और ये पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो हम कहेंगे एनी बेसेंट कहेंगे। और अगर ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो अभी हम सरोजिनी नायडू जी को पढ़ेंगे, तो वो थी, ठीक है। लेकिन अगर भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं। 1918 में बम्बई अधिवेशन हुआ, हसन इमाम ने यहाँ की अध्यक्षता की थी और यहाँ पर कांग्रेस का जो है दूसरा विभाजन हो गया था, ठीक है। कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1918 में हुआ बम्बई अधिवेशन में और पहला विभाजन कब हुआ था, 1907 में सूरत अधिवेशन में। इतनी चीज़ें आपको कंफर्म हो गई होंगी। हसन इमाम की अध्यक्षता में 1918 में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया। फिर हम आगे आते हैं 1923 में। 1923 में दिल्ली अधिवेशन आपका हुआ और यहाँ पर अबुल कलाम आज़ाद जी ने जो है अध्यक्षता की और ये सबसे युवा अध्यक्ष थे। ये क्या थे, सबसे युवा अध्यक्ष थे। इन्होंने 2 बार अध्यक्षता की थी। अगर पूछा जाए कि सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष कौन थे, तो यही थे, अबुल कलाम आज़ाद जी थे, ठीक है। तो चलिए ये बात कर लिया हमने कि 1923 में दिल्ली अधिवेशन में अबुल कलाम आज़ाद जी ने क्या की थी, अध्यक्षता की थी और ये सबसे युवा अध्यक्ष थे, इतना याद रखेंगे हम। फिर 1924 की हम बात करेंगे। बेलगाम अधिवेशन। बेलगाम कहाँ है आपका, कर्नाटक में है। बेलगाम कहाँ पर है आपका, कर्नाटक में है। यहाँ पर गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। गांधी जी ने मात्र एक बार, पूछा जाता है कि मात्र एक बार किस अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, तो बेलगाम अधिवेशन में 1924 में अध्यक्षता की थी। बहुत बार पूछा गया है, मात्र एक बार गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, बस याद रखिएगा। बाकी सदस्य तो ये पहले भी जब दिनेश वाचा जी की अध्यक्षता में सदस्य बन चुके थे, ठीक है। चलिए 1925 की बात करते हैं। कानपुर अधिवेशन, यहाँ पर सरोजिनी नायडू जी ने अध्यक्षता की थी। ये पहली महिला भारतीय बनी थी अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है। चलिए हमने अभी क्या देखा था, अभी हमने देखा था कि ये जो आपका 1917 कलकत्ता अधिवेशन था, इसमें श्रीमती एनी बेसेंट जी बनी थी जो पहली महिला अध्यक्ष थी। और यहाँ पर आपका 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू जी ने अध्यक्षता की थी। ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कुल कितनी महिलाओं ने अध्यक्षता की थी, तो 3 महिलाओं ने की थी। अभी हम बात करेंगे उनके बारे में भी, जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ये भी फैक्ट आपका छोड़ा नहीं जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं 1929 लाहौर अधिवेशन, नेहरू जी की अध्यक्षता में हो गया था और यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। लाहौर अधिवेशन नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ था और यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। फिर 1931 में जो आपका कराची अधिवेशन हुआ था सरदार पटेल की अध्यक्षता में और यहाँ पर मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये भी पूछा जाता है कि भारत के बाहर कौन कौन से 2 अधिवेशन हुए थे, तो लाहौर और कराची में कौन हुआ था, तो ये आप याद रखेंगे। 2 अधिवेशन कौन से थे, लाहौर और कराची। ये कहाँ थे, भारत के बाहर थे, ठीक है। ये भी पूछा जाता है भारत के बाहर कौन कौन से अधिवेशन हुए हैं, तो लाहौर और कराची। उस समय भले अलग नहीं था लेकिन अब तो अलग हो गया है, ठीक है। चलिए तो हम बात करेंगे, नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी अपने लाहौर अधिवेशन में और सरदार पटेल जी ने मौलिक अधिकारों की मांग की थी कराची अधिवेशन में। बस ईयर भी याद रखिएगा, कुछ हैं जो ईयर भी याद रखने हैं। फिर बात करेंगे 1937 में फैजपुर अधिवेशन हुआ। देखिए हमने कल शायद आपका फैजपुर बंगाल में बता दिया था, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो फैजपुर अधिवेशन हुआ, ये पहला गांव था, ठीक है। वैसा पहला गांव था जहां पर आपकी क्या है, अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का और यहाँ पर नेहरू जी ने अध्यक्षता की थी और ये अधिवेशन होने वाला, कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला पहला गांव था, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे 1946 में मेरठ में अध्यक्षता हुई थी
ठीक है, वो मेरठ में इसका अधिवेशन हुआ था और JB कृपलानी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी और यही जो है स्वतंत्रता के समय भी थे JB कृपलानी जी ने। और बाकी कल की भी पढ़िएगा, कल भी हमने बहुत सारी आपका त्रिपुरी अधिवेशन और हरिपुरा अधिवेशन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से बता दिया है, तो उसको प्लीज़ देख लीजिएगा। तो ये हो गया आपके प्रमुख अधिवेशन, बाकी हमने कल भी देख लिए थे, आज भी देख लिया, अधिवेशन आपके कंप्लीट हो गए होंगे। अब इन्हीं अधिवेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको भी जानते हैं। तो हमने बात की, हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा अधिवेशन कहाँ पर हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा अधिवेशन हुए हैं कलकत्ता में, कितनी बार? 10 बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं कलकत्ता में हुए हैं, 10 बार हुए हैं। अब बात करें पूर्वोत्तर भारत में पूर्वोत्तर भारत में मात्र एक अधिवेशन कहाँ हुआ है? गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ पर है? असम में। असम क्या है? भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, ठीक है। तो मात्र असम में जो है मात्र एक राज्य जो है गुवाहाटी, वहाँ पर एक अधिवेशन हुआ है असम में। तो वहाँ उसकी अध्यक्षता किसने? श्रीनिवास आयंगर ने की थी। और कांग्रेस के सदस्यों के लिए खादी वस्त्र यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया था, ये चीज़ें, ठीक है। अभी कुछ और चीज़ें भी इसके बारे में जानते हैं, फिर हम बेहतर तरीके से और भी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सर्वाधिक अधिवेशन कहाँ पर हुए थे? कलकत्ता में, 10 बार हुए थे। और पूर्वोत्तर भारत में मात्र एक, यानी कि गुवाहाटी में अधिवेशन हुआ था असम में, तो श्रीनिवास आयंगर जी ने अध्यक्षता की थी और यहाँ पर कांग्रेस के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब इसके बारे में कुछ और जानते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को हम जानते हैं। ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास बनेगी, क्योंकि यहाँ से आपके 15 से 20 क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को और देख लेते हैं जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है हमने कि आज़ादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की कितनी महिलाओं ने अध्यक्षता की थी। कहने की बात यह है, भले आप यहाँ से ना समझ पा रहे हो, तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आज़ादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कितनी महिलाओं ने की थी। तो अगर ये पूछा जाए कितनी महिलाओं ने की थी, तो 3 महिलाओं ने की थी। कौन कौन? एनी बेसेंट थी, सरोजनी नायडू जी थी और नलिनी सेन गुप्ता, ठीक है। तो देखिए, हमने अभी देखा है कि 1917 में कलकत्ता अधिवेशन एनी बेसेंट जी ने अध्यक्षता की थी, जिन्हें हम कहते हैं पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, ये जान जाइए, पहली महिला अध्यक्ष, ओके। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 1925 में कानपुर अधिवेशन की, इसकी अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू जी ने, और इन्हें हम कहते हैं पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी, ठीक है। पहली भारतीय महिला, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी, पहली भारतीय महिला। और हमारी एक महिला और हुई है 1933 में, जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, नलिनी सेन गुप्ता ने यहाँ पर अध्यक्षता की थी। 3 नाम याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वतंत्रता से पहले 3 महिलाओं ने अध्यक्षता की थी, एक एनी बेसेंट जी ने और सरोजनी नायडू जी ने और नलिनी सेन गुप्ता जी ने, ठीक है। ये हो गया आपका, बस इतना चीज़ जानना था इसमें। फिर हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की सबसे पहले 2 बार अध्यक्षता किसने की थी। ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने कहा है कि सबसे पहले 2 बार अध्यक्षता किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी, यहाँ पर गलत होगा आंसर आपका। इन्होंने कहा है सबसे पहले 2 बार कहा है, तो WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, क्योंकि सबसे पहले अध्यक्ष यही थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो यानी कहने का मतलब है कि 1885 में सबसे पहले इन्होंने की, फिर 1892। और अगर हम यहाँ पर दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं, दादा भाई नौरोजी की हम बात करते हैं, दादा भाई नौरोजी के पहले पारसी अध्यक्ष तो थे ही, इन्होंने पहली बार 1886 में अध्यक्षता की, फिर 1893 में की, फिर 1906 में की। तो अगर पूछा जाए सर्वाधिक बार किसने की है, तो सर्वाधिक बार दादा भाई नौरोजी ने की है। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि सबसे पहले 2 बार किसने अध्यक्षता की थी, तो हम कहेंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने की थी 1885 और 1892 में, और दादा भाई नौरोजी ने 3 बार सर्वाधिक बार की थी, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा अधिवेशन कहाँ पर हुए थे? कलकत्ता में हुए थे, 10 बार हुए थे, ठीक है, 10 अधिवेशन हुए थे। फिर बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो था, तो कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी, तो ये कादम्बिनी गांगुली जी थी। कादम्बिनी गांगुली जी थी भारतीय जो है कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला थी। इन्होंने 1890 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी, उसमें इन्होंने भारतीय कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो हमने क्या देखा, यहाँ देख रहे हैं कि कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? कादम्बिनी गांगुली थी, जिन्होंने 1890 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी, उसमें इन्होंने क्या किया था? संबोधित किया था कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक है। तो ये महिला हो गई, पहली महिला, बस इसको आप याद रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर अब हम देखते हैं विश्व धर्म सम्मेलन के बारे में, जो 1893 में हुआ था आपका, ठीक है। 1893 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये शिकागो, अमेरिका में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। इन्हें तूफानी हिंदू भी कहा जाता है, ठीक
ठीक है। तूफानी हिंदू भी कहा जाता है, तूफानी हिंदू। और इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। बचपन का नाम क्या था इनके? नरेंद्र दत्त था। और इन्हें स्वामी विवेकानंद किसने कहा था? तो ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। इन्हें स्वामी विवेकानंद किसने कहा था? तो इन्हें कहा था महाराज खेतड़ी ने कहा था, स्वामी विवेकानंद, तभी से इनका नाम पड़ गया था स्वामी विवेकानंद, महाराज खेतड़ी ने। ओके, तो ये चीज़ें हो गई कि कहाँ पर हुआ था? शिकागो अमेरिका में हुआ था। नेतृत्व किया था स्वामी विवेकानंद जी ने, जिन्हें तूफानी हिंदू भी कहा जाता है। बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। और किसने कहा था स्वामी विवेकानंद इन्हें? तो महाराज खेतड़ी ने कहा था, ठीक है। और अगर इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी, गुरु थे इनके, रामकृष्ण परमहंस जी थे इनके गुरु थे। अगर हम इनकी बात करें तो रामकृष्ण परमहंस की बात करें तो इनका उपनाम क्या था? दक्षिणेश्वर का संत इन्हें कहा जाता था, दक्षिणेश्वर का संत, दक्षिणेश्वर का संत भी इन्हें कहा जाता था। और इन्हें गदाधर चट्टोपाध्याय भी कहा जाता था, ठीक है। गदाधर चट्टोपाध्याय, ये भी नाम याद रखिएगा, गदाधर चट्टोपाध्याय। ओके, तो ये चीज़ें हो गई आपकी, हमने ये देख लिया उपनाम और ये मूल नाम। तो इसको हम उपनाम कहेंगे और इसको मूल नाम कहेंगे। इधर देख लीजिए आप, दक्षिणेश्वर का संत इनका क्या था? ये उपनाम था। और जो गदाधर चट्टोपाध्याय था ये इनका मूल नाम था, ठीक है। चलिए, ये चीज़ें हो गई, इनके गुरु की भी बात हो गई। फिर 1887 में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन कई बार आपका पूछा गया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। तो ये चीज़ें हमने जान ली। अब हम बात करेंगे कि ये स्वामी विवेकानंद जी से प्रभावित होकर एक आयरिश मूल की महिला थी, जिन्हें मार्गरेट नोबेल कहा जाता था। सिस्टर निवेदिता की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये विवेकानंद जी के साथ ये भारत आ गई थी। तो बस इतना याद रखिएगा कि भारत इनके साथ आई थी। इन्हें मार्गरेट जो है नोबेल के नाम से जानते थे। सिस्टर निवेदिता इन्हें कहा था किसने? विवेकानंद जी ने। और ये उनसे प्रभावित होकर भारत आई थी, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। और वेल्लूर मठ की भी स्थापना 1902 में हुई थी। ये भी चीज़ें हम याद रखेंगे। हम बात करें यहाँ पर अगर विवेकानंद जी की बात करें तो इन्होंने, ये किसी भी धर्म के विरोधी नहीं थे, ये सभी धर्मों को मानते थे। इन्होंने कहा था कि अगर पश्चिम का भौतिकवाद और पूर्व का अध्यात्म एक साथ मिल जाए ना तो मानव जाति का ये सबसे सर्वोत्तम मार्ग होगा। तो ये किसी भी धर्म की अवहेलना नहीं करते, सभी धर्म को मानते थे। और जब अमेरिका में इन्होंने संबोधित किया था लोगों को सभी भाइयों एवं बहनों के नाम से, तो बहुत ज़्यादा इनकी प्रशंसा हुई थी और लोग बहुत ज़्यादा इनसे प्रभावित हुए थे। चलिए, अब हम बात करते हैं, इतनी चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली। फिर इनकी प्रमुख पत्रिकाएं कौन सी थी? इनकी प्रमुख पत्रिका थी प्रबुद्ध भारत, जो इन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखी थी। और उद्बोधन पत्रिका थी, जो इन्होंने बंगाली भाषा में लिखी थी। क्या देखते हैं हम कि पत्रिकाएं जो थी प्रबुद्ध भारत जो अंग्रेजी भाषा में लिखी थी, और उद्बोधन पत्रिका थी इनकी बंगाली भाषा में लिखी गई थी, बस। ओके। और उनकी प्रमुख पुस्तकें जो हैं राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, वेदांत, फिलॉसफी। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, ये भी चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं। बस इसके बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ओके, अब हमारा यहाँ पर उदारवादी चरण जो है आपका खत्म हो जाता है। एक बार हम विश्व धर्म सम्मेलन 1893 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, इन्हें जो है नव हिंदू जागरण का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। इन्हें नव हिंदू जागरण का पिता भी कहा जाता है। और जो सुभाष चंद्र बोस जी ने विवेकानंद जी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता भी कहा है। और जो है विवेकानंद जी का जन्मदिन कब होता है? इन्हीं के जन्मदिन को हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, 12 जनवरी को। 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में हम विवेकानंद जी के ही जन्मदिवस को मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। चलिए, बात करते हैं विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ पर हुआ? शिकागो अमेरिका में हुआ। नेतृत्व किया विवेकानंद जी ने। इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे। इन्हें तूफानी हिंदू भी कहा जाता था विवेकानंद जी को। और इनका बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। खेतड़ी महाराज ने इन्हें स्वामी विवेकानंद कहा था। और बात करेंगे इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की बात करेंगे। इनका उपनाम क्या था? दक्षिणेश्वर का संत। और मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय था। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी। किसने की थी? इन्होंने विवेकानंद जी ने की थी। और सिस्टर निवेदिता इनके साथ भारत आई थी, इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी। और हम बात, ये आयरिश मूल की थी, ये भी देख लीजिएगा। अगर पूछा जाए कि किस मूल की थी तो आयरिश मूल की थी। शायद आपको न दिख रहा हो तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आयरिश मूल की, आयरिश मूल की थी, ठीक है। चलिए, आगे हम देखते हैं। वेल्लूर मठ की स्थापना 1902 में हुई थी। इनकी कुछ प्रमुख पत्रिकाएं हैं प्रबुद्ध भारत, उद्बोधन। प्रबुद्ध भारत है अंग्रेजी में और उद्बोधन है आपकी बंगाली में। राजयोग, कर्मयोग, ज्ञानयोग, वेदांत, फिलॉसफी, सब इनकी क्या है? पुस्तकें हैं। तो ये हो गया आपका, ये आपका यहाँ से उदारवादी चरण खत्म हो जाता है। कल हम पढ़ेंगे उग्रवादी चरण। उदारवादी चरण आप 2 पार्ट में हमने खत्म कर लिया। कल हम पढ़ेंगे उग्रवादी चरण, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, जैसे जितनी भी चीज़ें थी जहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनेगा
सारी चीज़ों को हमने बता दिया है। अब उग्रवादी चरण से भी बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि सारे जितने भी आंदोलन और जितने भी आंदोलन हुए, लोगों ने दंगे किए, वो सारे उसी में हुए थे। फिर उसके बाद गांधी युग भी आपका थोड़ा सा लंबा जाएगा, और लगभग हम चीज़ों को अच्छे से कवर करेंगे कि यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छे से आप पढ़ते रहिए। कल हम उग्रवादी चरण को देखेंगे, 2 वीडियो उसका भी लगेगा, क्योंकि बहुत बेहतर तरीके से डिटेल में हम पढ़ेंगे। अब चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ने वाली हैं। ये थी छोटी छोटी चीज़ें, आपको समझ में आ गई थी, क्योंकि 1885 से आपका 1905 तक कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब जो आएगा आपका बेहतर तरीके से आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, अगर आप फर्स्ट पेपर आपका नहीं तैयार है, हिंदी आपने नहीं पढ़ी है, तो KVS के नाम से हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी की, तो उसको भी देखिए आप। और साथ में बिहार स्पेशल भी हमारे चैनल पे चल रही है, तो अगर आप चाहें तो बिहार स्पेशल भी देख सकते हैं। बहुत बेहतर तरीके से हम बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं, और साथ में जितने भी क्वेश्चन BPSC ने पूछे हैं, वो सारे क्वेश्चन भी हम लास्ट में करते हैं चैप्टर पढ़ने के बाद। तो अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ लेंगे तो वहाँ से आपके क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएंगे। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।